मुल्क में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले तशवीश का बायस बन गए हैं। इस दौरान 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां भी उरूज पर हैं। इंतखाबात की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, इंतखाबी सरगर्मियों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए उसूल और ज़वाबित पर अमल करने की लगातार तलकीन की जा रही है। वर्चुअल रैलियों के इनेकाद पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच रैलियों और रोड शो के हवाले से इलेक्शन कमीशन आज अहम फैसला ले सकता है। मुताल्लिका रियासतों के हेल्थ सेक्रेटरियों के साथ इलेक्शन कमीशन की आज अहम मीटिंग है। तो 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात, हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ इलेक्शन कमीशन की अहम मुलाकात है। सबसे अहम कि कोरोना के जिस तरह से कहर देखा जा रहा है, तो इन 5 रियासतों में खास तौर पर जो रैलियां होने वाली हैं, जिस तरह से क्या कुछ इसके साथ हिकमत अमली अपनाई जाए, रोड शो के हवाले से, रैलियों के हवाले से अहम फैसला लिया जा सकता है। हालात का जायजा हेल्थ सेक्रेटरी के साथ ईसी लेगा और उसके बाद कोई अहम फैसला सामने आएगा, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारी साथी प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ईसी की इस मीटिंग को माना जा रहा है, खास तौर पर कोरोना को देखते हुए अहम फैसला लिया जा सकता है इलेक्शन रैलीज और रोड शो के ताल्लुक से, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, आज 12 बजे चुनाव आयोग की जो बैठक है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सचिव है, मुख्य सचिव है, उनके साथ में होगी। और ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि अब जो चुनाव है वो बिल्कुल ही पास आ गए हैं। 10 तारीख से जो चुनावों की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, 10 फरवरी से। तो चुनाव जो है वो बिल्कुल पास आ गए हैं और किस तरीके से अब जहां तक कोविड के जो केसेस हैं, जहां पर अब कोविड के एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा जो केसेस हैं वो आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से अब चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर किस तरीके से रणनीति तैयार करता है, उसको लेकर ये अहम बैठक है। आपको याद होगा कि पहले भी 2 बैठकें ऐसी हो चुकी हैं जिसमें रैलियों पर रोक लगाने से लेकर किस तरीके से नियम और कायदे कानून बनाए गए थे जिससे कि चुनाव भी सुचारू रूप से हो सके और जो केसेस हैं वो उनमें भी बढ़ोतरी ना हो, उसको लेकर पहले भी रणनीति बनाई जा चुकी थी। लेकिन आज ये बैठक एक हिसाब से और भी अहम होने वाली है क्योंकि जो 5 राज्यों में जो चुनाव है, अब उनमें किस तरीके से जो नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, नॉमिनेशन के साथ साथ रैलियों पे किस तरीके से अब पूरी तरीके से जो रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि अभी तक जो रैलियां हो रही है उसमें 50 से 100 लोग और जो हॉल की कैपेसिटी है उसकी 50% जो लोग हैं उनको जाने की अभी इजाजत दी गई है। तो किस तरीके से अब हो सकता है कि इन चीजों पे भी रोक लगा दी जाए, क्योंकि पूरी तरीके से वर्चुअल रैली को बढ़ावा देने की बात की जा रही है कि पूरी तरीके से जो वर्चुअल रैली होगी, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, केसों में किसी भी तरीके की कमी नहीं आई है। जी प्रीति, तो बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है और इसके मुतालिक लगातार हम अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। उधर उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के चुनाव के लिए तशहीरी मुहिम उरूज पर है। मगरबी यूपी के 11 अजला की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होना है। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए आज अमित शाह वोट मांगते नजर आएंगे। अमित शाह आज बेहद अहम इलाकों, मगरबी यूपी के अहम इलाकों यानी शामली, बागपत और मेरठ जाएंगे। शाह के दौरे का पहला पड़ाव शामली का कैराना होगा। वो वोटरों के दर पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद शामली और बागपत अजला के पार्टी उहदेदारों और कारकुनों के साथ अहम मीटिंग करेंगे। आज शाम अमित शाह मेरठ पहुंचेंगे। कागजात नामजद की दाखिल करने का अमल पूरा हो चुका है। कुल 815 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजद की दाखिल किया है। सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार मथुरा नशिस पर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उन्होंने पर्चा नामजद की दाखिल किया है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार का। तंजीर, बेहद अहम ये इलाके मगरबी यूपी के माने जाते हैं, सुर्खियों में भी रहे हैं और आज अमित शाह का जो ये दौरा रहने वाला है काफी अहम इसको माना जा रहा है इंतखाबी मरहले के तौर पर। बिल्कुल है ना, देखिए जिस तरह से मगरबी उत्तर प्रदेश से पहले मरहले में वोटिंग की शुरुआत हो रही है 11 अजला की 58 सीटों पर। पिछले 2017 इलेक्शन की हम बात करें तो बीजेपी ने इन इलाकों में क्लीन स्वीप तकरीबन किया था। 58 में से 52 सीटें जो है वो बीजेपी ने यहाँ हासिल की थी।
इसलिए ये इलाका कितना अहम है बीजेपी के लिए इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पिछले साल में किसान आंदोलन और उसके बाद कई सारी वजूहात इसमें रही है कि बीजेपी को लगा है कि कहीं उसका एक बड़ा वोट बैंक जो 2013 के बाद पार्टी से जुड़ा था कहीं अलग ना हो जाए। तो इसके लिए जो रैलियां भी हुई हैं, चाहे वो आप देख लीजिए वजीर आला की हो या वजीर आजम की हो, लगातार दौरे रहे हैं। नवंबर में वजीर आला जब आए थे वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना शामली गए थे और उसके बाद मेरठ में रैली हुई थी। तो इस वजह से बेहद अहम समझा जा रहा है, खासतौर पर जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, जेपी नड्डा हो या वजीर दाखिला अमित शाह हो, तो ये काफी अहम है कि अब वो उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर एक मुद्दा बना था बीजेपी के लिए, कैराना में पलायन का मुद्दा था, नकल मकानी का मुद्दा था। बिल्कुल जिस तरह से 2014 में वहां से कुछ खानदान जो है वो नकल मकानी करके दूसरी जगह मुंतकिल हुए थे और इसकी वजह समझी जा रही थी कि जो बदमाश वहां पर एक्टिव थे मकामी सतह पर और उनकी वजह से व्यापारी वहां के दहशतजदा थे और वो पलायन कर रहे थे। इस मुद्दे को बीजेपी ने हर चुनाव में भुनाया है और यही वजह रही है कि जो भी बड़ा नेता वो आता है वो कैराना शामली जरूर जाता है। आज भी अभियान की शुरुआत जो दाखिला कर रहे हैं वो सीधे पहले कैराना जाएंगे और उन परिवारों से, उन खानदान से मुलाकात करेंगे जो 2014 में। तो बहरहाल काफी अहम इस दौरे को माना जा रहा है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपसे लगातार हम अगले बुलेटिन में अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीर अंसार तमाम तर जानकारी के लिए। उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर सकती है। पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर काफी गौर खौज किया गया है। आपको बताएं कि उत्तराखंड में पार्टी उमूर के इंचार्ज देवेंद्र यादव ने मीडिया को बताया कि बातचीत समरावर रही है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुख्तलिफ अजला के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म अजला में सरकारी स्कीमों और प्रोग्रामों के निफाज की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। इस बातचीत से कामों के निपटारे की राह में हायल चैलेंजेस का पता लगाने में मदद मिलेगी। इस बातचीत का मकसद सभी हिस्सेदारों के साथ मिलकर जिलों में मुख्तलिफ महकमों के जरिए मिशन मोड में मुख्तलिफ स्कीमों की तकमील के हदफ को हासिल करना है। और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मुंबई से बड़ी खबर, एक कसीर मंजिला इमारत में आग लगी है। इस वक्त की अहम खबर मुंबई से, जहां एक कसीर मंजिला इमारत में आग लगी है और कई अफराद के इसमें फंसे होने का अंदेशा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात पर नजर बनी हुई है। 18वीं मंजिल पर ये आग लगी है। अभी तक की जो इत्तलात हैं तो 2 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल भर्ती करवाया गया है। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तो मुंबई से बड़ी खबर, जहां एक इमारत की 18वीं मंजिल पर आग लगी है। अभी तक 2 लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। कई अफराद के अभी भी फंसे होने का अंदेशा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं कि कसीर मंजिला इमारत में ये आग लगी है और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 18वीं मंजिल पर ये आग लगी है, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और हालात की नज़ाकत को देखते हुए 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। किस तरह से ये आग लगी, कितने लोगों को और बचाया गया, क्या कुछ वजूहात रही, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक 2 लोगों के जख्मी होने की इत्तला आ रही है, तस्वीरें काफी भयानक नजर आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मुंबई के तारदेव इलाके में ये 20 मंजिला इमारत जिसकी 18वीं मंजिल पे आग लगी है और जानकारी के मुताबिक जो है इस बिल्डिंग का नाम कमला बिल्डिंग है। जो जानकारी सामने आई अब तक की, इसके मुताबिक आग की खबर पता चलते इस बात की सूचना एक शख्स ने मुंबई फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम में दी। बताया जा रहा है आग की शुरुआत 7:28 पे हुई और जानकारी मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की तकरीबन
दर्जन भर से गाड़ियां जो है, ज्यादा गाड़ियां आग को बुझाने में जो है लगी हुई है। यहाँ पर 5 एम्बुलेंस भी मौके मौजूद है और जो बीएमसी तरफ से जानकारी मुहैया कराई गई उसके मुताबिक इस आग की घटना में अभी तक 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें नजदीकी भारतीय अस्पताल में एडमिट कराया गया। इन दोनों जख्मियों की हालत के बारे में अभी अस्पताल की ओर से कोई भी जवाब जो है नहीं दिया जा रहा है। ये इमारत में आग कैसे लगी, अंदर कितने लोग फंसे, इस बारे में अभी मुंबई फायर ब्रिगेड टीम कुछ भी बता नहीं रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये रिहायशी इमारत है और आग लगने के बाद से इमारत में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। इमारत में कितने लोग हैं ऐसी जानकारी नहीं मिली है और जिस मंजिल पे आग लगी उस मंजिल पे कितने लोग फंसे हो सकते हैं अभी वो भी आंकड़ा जो है वो साफ जो है नहीं बताया गया। मैं आपको बताऊं और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि 7 से 8 लोगों को जख्मी अवस्था में बाहर निकालकर जो अस्पताल है वहां पे पहुंचाया गया है। यहाँ पर तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आग पे जो काबू पाने की कोशिश जो है लगातार जो है की जा रही है। कुल मिलाकर 7 से 8 लोग जो है इसमें अभी तक जख्मी हुए हैं। जी अमित, बहुत अहम जानकारी आपने दी है कि 7 से 8 लोग फिलहाल जो बताए गए हैं जख्मी, जिन्हें फौरी इलाज के लिए ले जाया गया है। और जाहिर सी बात है कि पहली जो प्रायोरिटी है, पहला यही है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर पर बने हुए हैं। वहीं दिल्ली समेत शुमाली हिंद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हल्की बारिश ने इस ठिठुरन में मजीद इजाफा ही किया है। पारा है कि लगातार नीचे गिर रहा है, कोहरा है, धुंध है, सर्द लहर से आम लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। कोहरे के सबब सड़क, रेल और हवाई खिदमत पूरी तरह से मुतासिर है। आपको बताएं कि दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी समेत शुमाली हिंद की कई रियासतों में शदीद ठंड है। बारिश की वजह से इस ठंड में मजीद इजाफा हो गया है। हवा के मेयार की अगर बात करें तो दिल्ली में हवा का मेयार भी बहुत खराब जुमरे में है। आज सुबह AQI लेवल 342 दर्ज किया गया। एक बार फिर रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे मौसम का हाल। लगातार हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं और बारिश की वजह से इसमें मजीद इजाफा हो गया है ठंड में। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही बारिश हो रही है और इस समय भी आप देख सकती होंगी कि यहाँ पर दिल्ली में शीत लहर चल रही है। काफी तेजी से जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, जिसके कारण जो ठंड है, जो तापमान है वो और ज्यादा गिर गया है। लोगों को परेशानी हो रही है और साथ ही जो कई सारी जो ट्रेनें हैं वो भी इसके कारण, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है और कोहरा है, कोहरे के कारण जो ट्रेनें हैं, कई सारी जो ट्रेनें हैं वो लेट भी हो गई हैं। फ्लाइट के आवागमन पे भी असर पड़ा है। कई फ्लाइट देरी से चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है और शीत लहर चल रही है, उसको देखते हुए लोग भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो पारा है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं कि सरकार की तरफ से इस शीत लहर से बचने के लिए लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, जो लोग सड़कों पर रहते हैं तो उनके लिए हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि उनके लिए जो आग की व्यवस्था की गई है, सड़कों के किनारे अलाव जो है वो जलाया जा रहा है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर हम पुख्ता तौर पर देखें तो इस तरीके की व्यवस्था सरकार की तरफ से तो की गई है, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए थी वैसी व्यवस्था नजर नहीं आती है। तो बिल्कुल मौसम की वजह से इस ठंड में मजीद इजाफा होने की ही उम्मीद है। प्रीति, आप खुद भी अपना वहाँ बहुत ख्याल रखिए। नाज़रीन देखिए, हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो आपको मौसम का हाल बता रहे हैं, ताकि अगर आपको बहुत ज़रूरत है तभी आप घर से बाहर निकलिए, और अगर आप रेल या हवाई सफ़र कर रहे हैं तो बहुत देखभाल करके, जानकारी लेकर ही अपने घर से बाहर निकलिए। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। और अहम खबर, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 20 अजला के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करेंगे। इस तकरीब का इनेकाद डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस जम्मू कश्मीर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद के इश्तिराक से किया जा रहा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस तकरीब से खिताब करेंगे। बेहतर तर्ज हुक्मरानी के हवाले से खास प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा। इसके बाद 12 मुंतखब जिला तरक्याती कमिश्नरों की जानिब से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों की हुसूलियाबियों का जिक्र किया जाएगा। पैनल डिस्कशन भी होगा। अजला की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर मुल्क की पहली यूनियन टेरिटरी होगी जिसका गुड गवर्नेंस इंडेक्स होगा। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम इसको माना जा रहा है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए काफी कुछ आज अहम दिन रहने वाला है, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल ही ना, ये 20 डिस्ट्रिक्ट का इंडिविजुअल ये इंडेक्स के तौर पर तय होगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट बेहतर तरीके से काम कर रहा है और गुड गवर्नेंस के इंडेक्स पे वो कहाँ स्टैंड करता है। आज दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह ये रिलीज करेंगे। ये पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए। जो जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनाया गया और लद्दाख को अलग किया गया, इसके बाद ये पहली बार 370 को जब हटाया गया उसके बाद ये पहली बार है कि गुड गवर्नेंस के इंडेक्स पे जम्मू कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट है उनको आंका जाएगा। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जम्मू जिला जो है वो टॉप पर आया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। यानी जम्मू जिला जो है उसने सबसे बेहतरीन काम किया और जो कंपोजिट उसका जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें वो टॉप है। और जो कश्मीर जो डिस्ट्रिक्ट है वो 5वें नंबर पर है। यानी कश्मीर जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है वो 5वें नंबर पर है। कंपोजिट परफॉर्मेंस के आधार पर ये आंका गया है। हालांकि इसमें जो तमाम जो पहलू हैं उनको नजर पर रखते हुए ये रैंकिंग की। जी शैलेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे और लगातार इस बेहद अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तफसीलात अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के घर शादी के 3 साल बाद किलकारियां गूंजी हैं। सेरोगेसी के जरिए दोनों वालिदैन बन गए हैं। वालिदैन बनने की खुशखबरी प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ रात में शेयर की। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि उनके घर में सेरोगेसी के जरिए बेटी हुई या बेटा, लेकिन दोनों ने ये जरूर कहा है कि उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए उनके फैंस जो हैं वो दुआएं मांगे। एक अहम बैनुल-अक़वामी खबर, यूक्रेन पर आलमी बरादरी और रूस के दरमियान इख्तिलाफात कम करने की कोशिशें हनूज जारी हैं। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर जिनेवा में अमेरिका और रूसी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात हुई, लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई। बातचीत के बाद दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने यह तस्लीम किया कि यूक्रेन बहरान के हल के हवाले से किसी फौरी पेशरफ्त की उम्मीद नहीं है। सरगेई लारूफ और एंटनी ब्लिंकन बाहमी इख्तिलाफात को दूर करने के लिए जिनेवा में ये मुलाकात कर चुके हैं। अमेरिका और यूरोप को खदशा है कि रूस यूक्रेन पर एक और हमला कर सकता है, जबकि रूस चाहता है कि नेटो यूक्रेन समेत किसी भी साबिक सोवियत रियासत में अपने फौजी आलात नस्ब ना करे। और कोरोना के आदाद-ओ-शुमार आपको बता दें, तशवीश की बाइस मुल्क में कोरोना के 3,37,704 नए मामले देखे गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 488 अफराद की मौत की खबर है और ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद 10,050 के पार है। तो मुल्क में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार 3,37,704। 24 घंटे में कोरोना से 488 अफराद की मौत। 24 घंटे में 2,42,000 से ज्यादा लोग से ठीक हुए हैं, शिफायाब हुए। ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पार्टी तरक्की, बेरोजगारी, महंगाई और खवातीन की सिक्योरिटी जैसे अहम मामलों को उठा रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पूरे दम से लड़ रहे हैं, पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, विकास के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी सुरक्षा, ये मुद्दे मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी उठा रही है और संघर्ष भी इन पर कांग्रेस पार्टी ने ही किया है पिछले 2 सालों से। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जो जनता की आवाज़ है वो कांग्रेस उठा रही है, बार बार लगातार उठा रही है, संघर्ष कर रही है और आशा है कि नतीजा अच्छा होगा।
देखिए, आप इसको कुछ भी कहें, आप इसको रणनीति कहें, एक्सपेरिमेंट कहें, किसी ने कहा कि कुछ पॉलिटिक्स में आप कुछ अपना अलग वो दिशा तय कर रहे हैं। देखिए, जिस चीज से मैं मिलती हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, ठीक है, समस्याएं क्या होती है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि महिला के पास गैस सिलेंडर भी है तो वो भरवा नहीं पा रही, वो नया खरीद नहीं पा रही। समस्या ये है कि सरसों की तेल का तेल जो है 200 रुपये बोतल मिल रही है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।